गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंटरफेरेंस, उसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। इसमें हमने व्यतिकरण पढ़ लिया। स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए जो शर्तें थी वो पढ़ ली। स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध, कलाशब्द स्रोत, प्राप्त करने की विधियाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल्स का द्विप्रिज्म नियम, ये वाला भी ये पढ़ेंगे। प्रिज्म वाला वरना पूछता तो है नहीं वो प्रिज्म वाला, तो इसका तो क्या ही करेंगे। और हमारे पास क्या बची? पारदर्शी पतली फिल्म की मोटाई याद करना, और ये जो इंटरफेरेंस वाइट लाइट बाय ये प्रिज्म, और आयाम का विभाजन कर लिया हमने। न्यूटन वलय और एक न्यूटन रिंग और एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये पढ़ेंगे। बस इसके बाद में फिर आपकी ये जो फर्स्ट यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्लास और लगेगी, तो इसके पहले देखते हैं हम कुछ आगे चले। उससे पहले हम कुछ देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो है फ्रिंजों के बारे में, कि फ्रिंजें क्या होती है बताइए। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ाया उनमें से देख लिया था कितने क्वेश्चन आए आपने। पहला जो क्वेश्चन आया क्वेश्चंस वो है फ्रिंजों के बारे में, फ्रिंजों के बारे में। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो किसके बारे में? तरंगाग्र विभाजन व आयाम विभाजन, डिफरेंस बताइए। तो ये आराम से बता सकते हैं, ये हाइजेनबर्ग के तरंगाग्र सिद्धांत पर आधारित है। इसमें तरंग के आयाम का विभाजन होता है, इसमें तरंगाग्रों का विभाजन होता है। ये पढ़ा दिया आप लोगों को, तो ये आराम से कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पतली फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए। पतली फिल्मों में जो आगे करने वाले हैं, इस तरफ मैं वो लिख रहा हूँ जो आपने पढ़नी है, इस तरफ वो लिख रहा हूँ जो पढ़ेंगे अभी, है ना। इसमें जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो शायद पूरा ही 10 नंबर का होगा, क्योंकि उसने पूरा व्यतिकरण पूछ लिया। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण को समझाइए। तरंगाग्रों के जो अध्यारोपण उसको समझाइए। समपोषी में जो कलांतर कितना होता है अपन लेते हैं ना, n लैम्डा, विषमपोषी में 2n+1 λ/2, और ये λ/2 का गुणांक होता है। ये पूरा पूछ लिया, तो एक बड़ा ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा पूछा है? फिल्म के बारे में पूछा है, जो फिल्म हम आगे पढ़ेंगे। पतली फिल्मों के बारे में, पतली फिल्मों के बारे में पूछा है। फिल्म ही चल रही है, न्यूटन वलय जो पूछा है, और उसके बाद में न्यूटन वलय, न्यूटन वलय, न्यूटन वलय, न्यूटन वलय, न्यूटन वलय। तो न्यूटन वलय यानी कि मोस्ट बोल सकते हैं अपन इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपनी है न्यूटन वलय। ये क्या है हमारी, क्योंकि ये बार बार ये पूछता रहता है। और इसके बाद में जो पूछा है
माइकलसन मापी, जो भी अभी पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी के जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसके बता देंगे आपको। अभी तक तो जो पढ़ा है उनमें ये क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे हैं लेकिन वो यही है, इन्हीं के बारे में पूछे हैं। तो मैंने ये 3 ही लिख दिए हैं। 3 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वो जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूरा व्यतिकरण पूछ लिया, अब किसी क्वेश्चन में ओनली समपोषी व्यतिकरण और जो विषमपोषी व्यतिकरण है उसमें जो कलांतर है पतांतर वो पूछ रहा है, डेल इनका मान निकलवा रहा है। तो मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन कर दिया। पूरे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट हो गया। ये आयाम विभाजन फ्रिंजों के बारे में, तो फ्रिंजें जहाँ आ गई तो फ्रिंजों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या अब तक पढ़े जो। अब आगे बात करेंगे फ्रिंजों की आकृति के बारे में, और फ्रिंजों की आकृति कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना अभी। आपको पता तो है ही है, बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास चल रही है फिजिक्स की, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म करने वाला है, हम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हमारी जो दूसरी यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए आप एक बार, क्या है अपना, फ्रिंजों की आकृति। फ्रिंजों की आकृति। और फ्रिंजों की आकृति कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना। सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक डायग्राम। डायग्राम में क्या लेंगे, सबसे पहले तो क्या लेते हैं हम लोग, एक स्लिट लेते हैं, कौन सी, S1, और इधर ले लेते हैं एक प्रकाश स्रोत। और यहाँ 2 स्लिट और हैं, ये वाला तो ऐसा, यहाँ पे लेते हैं हम S1, आ जाएगा यहाँ पे यूं यूं, ठीक है। S1 और ये हो जाएगी, थोड़ा सीधा बनाना, ये भी थोड़ी टेढ़ी है, बिल्कुल सीधी, कोशिश करना कि सीधी ही बने। ये हमारे पास S2, ये हो गई हमारे पास S1, और ये ले लिया हमने एक पर्दा, पर्दे पे ये बना दी हमने एक फ्रिंज, टेढ़ी हो गई है थोड़ी, सीधी लेनी है हमें। ये बिंदु P मान लो, ये हमारा हो गया क्या, पर्दा, पर्दा हो गया। अब इसके बाद में जो हम करेंगे वही करेंगे। क्या करेंगे देखो एक बार, यहाँ से भी जो तिरंगा है वो यहाँ आ जाएगी और क्या हो जाएगी, अध्यारोपित। ये हो गई क्या, अध्यारोपित। आप लोगों को डायग्राम सही से बनाना है। S1 और ये हो गई अपनी S2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये एक्सेस बना लेते हैं एक, यहाँ से भी ये ले लेते हैं, वही जो पिछले किया था, यह दूरी स्मॉल d, ये वाली कैपिटल D, कैपिटल D हो गई। कैपिटल D होने के बाद में अब देखिए मूल बिंदु बनाइए इसका। मूल बिंदु क्या होगा,
मूल बिंदु यहाँ से लीजिए, 2 बराबर भागों में बांटे। थोड़ा नीचे ले लो। ये हो गया। ये दूरी की ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, d/2। ये डिस्टेंस d/2 और अपनी ये वाली डिस्टेंस इसको मान लेते हैं y। क्या हो गई ये y, और ये वाली कितनी हो जाएगी y माइनस d/2। ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगी कितनी अपनी y प्लस d/2। यहाँ तक ठीक है। क्या होगा, यहाँ से तरंगाग्र जाएगी। वही बात है जो पुरानी है, सारी वीडियो में यही बात करते आ रहे हैं। जब से ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है ना, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश स्रोत आएगा, वो तरंगाग्र उत्सर्जित होगी, इन दोनों में विभाजित होगी, फिर यहाँ दोनों से पर्दे पर क्या होगी, अध्यारोपित होगी, और वहाँ में क्या प्राप्त होगी, फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझा दी, तो फिर से बार बार तो क्या ही समझाऊँगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये प्रकाश स्रोत है, ये हमारे पास स्लिट है एस, जिससे तरंगाग्र उत्सर्जित होती है और तरंगाग्र उत्सर्जित होती है। ये हमारी स्लिट है S1, ये वाली है S2, इन दोनों से विभाजित होती है, और फिर इन दोनों से ही जो तरंगाग्र हैं वो पर्दे पर किसी बिंदु पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है, जहाँ में क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है हमें, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ये दोनों स्लिट है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D। ये वाली जो डिस्टेंस है पर्दे और दोनों स्लिटों के मध्य, ये कैपिटल D है। बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे। कैपिटल D है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो d/2, ये वाली d/2, ये टोटल y है, ये अपने पास d/2 है, तो कितनी हो जाएगी y माइनस d/2। ये टोटल y है, और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके बिंदु P तक की दूरी y प्लस d/2, वो y इसमें ऐड कर देंगे d/2, ये हो जाएगा y प्लस d/2। ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब इसका क्या करेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। वो थ्योरी लिखिए आप, एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए। फ्रिंजों की आकृति ज्ञात करने के लिए, और हाँ इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसमें हम क्या अज्यूम करेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र की। हमारे पास ये क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र में है, तो इस ये वाली एक्सिस तो कौन सी मान लेंगे हम, ये वाली एक्सिस तो हो जाएगी y एक्सिस, और जो ये वाली हो जाएगी कौन सी, x एक्सिस। और हाँ ये लिखना नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी क्या मानेंगे, ये सिर्फ अज्यूम करेंगे, ओनली लिखेंगे, ये ऐसे डायग्राम में शो नहीं करना है। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी इसको तो हम x एक्सिस मान लेंगे, और जो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर लंबवत, इस वाले को हम मान लेंगे क्या, y एक्सिस। तो लिखिए ये डायग्राम बना के इससे नीचे लिखिए, फ्रिंजों की आकृति ज्ञात करने के लिए कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। माना इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O है, O डैश है, O डैश यानी ये वाला O डैश। माना इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O डैश है तथा स्लिट S1 व S2 के मध्य दूरी D, के मध्य दूरी जो डिस्टेंस है स्मॉल d। अगर मैं स्मॉल d भी ना बोलूँ, ओनली d भी बोलता, आप लोग समझ गए होंगे। कितनी वीडियो हो गई अपनी, यूनिट खत्म होने में आई तो इतना तो समझ गए होंगे कि जो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी होती है वो तो कैपिटल D में होती है, और जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है वो स्मॉल d में होती है। तो जो ये दोनों डिस्टेंस आप याद रखिए, अगर मैं
स्मॉल और कैपिटल भी ना बोलूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। माना यंग द्विस्लिट में पर्दों वाई अक्ष के अनुदिश स्थित है। पर्दों मत करो, एक पर्दा लिया है अपन ने तो एक ही कर लो कि माना यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, आपको हिंदी में लिखना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे को हमने वाई एक्सिस पे माना है। जो पर्दा है हमने वो वाई एक्सिस पे अनुदिश स्थित है। लिखिए, माना यंग द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे वाई अक्ष के अनुदिश स्थित है। वाई अक्ष के अनुदिश यूं ये होता है तो फिर एक्स अक्ष के अनुदिश। माना पर्दे पर कोई बिंदु P है, माना पर्दे पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y है, जिसके निर्देशांक x और y है, जिसके निर्देशांक x y है तथा स्लिट S1 व S2 स्लिटों के निर्देशांक तथा स्लिट S1 व S2 के निर्देशांक कितने होंगे? 0। एक्स एक्सिस पर 0 है तो कितनी हो जाएगी? 0 d/2। इसका कितना हो जाएगा? 0 d/2 के निर्देशांक 0, और ये ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नीचे की साइड है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी। 0 d/2 तथा 0 - d/2 है। अतः दोनों के मध्य पथांतर, तो दोनों के मध्य पथांतर कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उन्हीं को क्या करेंगे, उस वही क्या होता है? पथांतर। देखिए पथांतर S2P - S1P, इक्वेशन नंबर 1, S2P - S1P। इसको नाम दे दीजिए A, मान लो इस वाले को A, और इसको मान लो B। डायरेक्ट करवा दूँ या फिर जो पहले प्रोसेस की थी वही सेम वही करेंगे? इसमें भी ट्रायंगल ले लेंगे और पाइथागोरस पर में लगा लेंगे, और उसमें भी यही करेंगे जो ये वाला ट्रायंगल है, और इसमें भी 90 डिग्री वाला एंगल है ना, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का ये जो ट्रायंगल है इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलो कोई नहीं, आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं कर ही देता हूँ। त्रिभुज कितना है? S2 BP में पाइथागोरस प्रमेय से। तो डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये प्रकाश स्रोत हटा देता हूँ। ये तो आप लोगों ने अगर नहीं भी लिखा हो ना तो ये पोज करके एक बार लिख लेना। ये तो मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इससे तो अपन क्या करेंगे, अपनी पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है अपना? S2P। S2P का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। आधार कितना है अपने पास? D स्क्वायर प्लस जो लंब है नॉर्मल है वो कितना है? y + d/2। y + d/2 का स्क्वायर। अब S2P का मान निकालना है तो मैं क्या करना है? S2P इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा? D स्क्वायर y + d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर। वो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली लिखते थे सिमिलरली लिखने के बाद में अब S1P का मान लिखते हैं। S1P ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फिर आप लोगों को उधर समझा दूंगा मैं। D स्क्वायर प्लस y - d/2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर दे दो 3। अब देखिए एक बार इधर आ जाइए, आप रफ कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं इस वक्त। इस तरफ ये अपने पास ट्राइंगल है,
ये लिया ट्राइंगल S1AP। यहाँ कुछ अलग नहीं है, ये समीकरण 3 कैसा है मैंने सिमिलरली लिख दिया। अगर किसी को समझ में ना आया ना तो इस तरफ देख ले। तो अब देखिए इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस और नॉर्मल, इन दोनों का स्क्वायर। देखिए S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना है अपने पास बेस, सेम ये डी स्क्वायर, ये कितना है नॉर्मल y माइनस डी का स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब S1P चाहिए अपने को, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा रूट में, पूरा आ जाएगा रूट में। ठीक है, समझ में आ गया वो? तो कैसे किया, यही मान आया है हमारे यहाँ। तो ठीक है, मैं वो मिटा देता हूँ डायग्राम। एक बार मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप पॉज करके अच्छे से लिख लें। तो मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, तो एक बार आप पॉज करें, इतना टाइम काफ़ी है आप लोगों के लिए। पॉज करें और आराम से वीडियो लिख लें। अब लिखिए आप समीकरण 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने का मान रखिए। और जब समीकरण में मान रखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में कुछ आएंगे कॉमन, कुछ कट जाएंगे, कुछ का मान हमें चाहिए। तो लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखेंगे, ये तो रह गया, इसको तो मिटाया नहीं, और आप लोग तो कुछ बोलते हैं नहीं। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करने के अपने को किसमें, इक्वेशन 1 में। तो देखिए जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें इक्वेशन 1, S2P कितना है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस y प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। और हाँ, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा ना कि कैपिटल डी और स्मॉल डी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि अपनी यूनिट खत्म होने वाली है। ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा कि आपका कोर्स थोड़ा लेट हो जाएगा। और माइनस, ये वाला माइनस अलग से, तो ये रूट, ये हो जाएगा अपना डी स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें, अब ये क्या करेगा, देखिए अब भी क्या करेगा ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसका एक इसको इस साइड लिया, इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लो, इस साइड लिया तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 होल इसका इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को किस वाले फॉर्मूले से करेंगे, ये ए और ये बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक बार डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, इसलिए वैसे कर देता हूँ। डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, और इसका भी करेंगे जब रूट, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये करेंगे तो ए स्क्वायर कितना है अपने पास, डेल स्क्वायर, ये कितना है डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट में है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, प्लस 2ab 2 डेल रूट डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जब ऐसा होगा इसका समझाने के लिए, ये स्क्वायर होगा, ये रूट हट जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। हो गया। इसके बाद में अब देखिए कुछ कट रहा है, एक काम कर दे अपन, जो ये डी है आकृति निकाल रहे अपने फ्रिंजों की, तो अपन वो तो ले नहीं रहे जो नॉर्मली है ना वो, तो इसमें क्या है डी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं इस डी की जगह एक्स पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस डी की जगह एक्स पुट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ अपन ने डी लिया वहाँ जो डायग्राम में भी, और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, वो कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कि ये वाला वाई और जो ये है इसको ले रहे हैं हम एक्स। तो जहाँ जहाँ भी हमने डी पुट किया है वहाँ वहाँ अब क्या पुट करेंगे, डी इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं करता हूँ, आप भी कीजिए जल्दी जल्दी। कुछ गलत नहीं हुआ है, बस ये वैल्यू चेंज कर लेते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आगे फिर ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा इस डी के चक्कर में। तो हम एक्स ले लेते हैं, और क्या है कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया है, तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स और वाई इन दोनों के फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो लिखा था उसमें आपने शायद, मैं तो भूल ही गया, आप भी भूल गए, उसमें लिखा था कि जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या है, क्या है उसके निर्देशांक, बिंदु जो P लिया था यहाँ पे उसके निर्देशांक क्या लिया जाता है अपन ने, P, X और Y, यानी कि ये बिंदु Y दूरी पर और इधर X दूरी पर, और अगर यहाँ X ही नहीं है तो वहाँ पे तो X आ ही नहीं सकता, तो यहाँ अगर D है तो फिर ये क्या हो जाएगा dy, जो कि अजीब होगा थोड़ा, तो इसलिए हमने क्या किया, इस d की जगह क्या कर लिया x, और हमने पहले ही मान लिया था कि बिंदु P की दूरी क्या, निर्देशांक कितने हैं Pxy, तो इसीलिए हमने d की जगह क्या किया है x किया है, और पूरा वैसे के वैसे सही है, बस वो d की जगह क्या करना है x करना है, और कहीं थोड़ी रह गया d। ठीक है, चलते हैं, कुछ कट रहा है, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अब लिखिए डेल स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल d बाई 2, अब तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एक ही d है, d एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक उतारिए अब। और इसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर, लिखिए डेल स्क्वायर
डेल स्क्वायर माइनस 2y डी माइनस 2y डी इक्वल टू माइनस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। दिख तो रहा है ना आपको नीचे, कहीं मैं लिख दूँ आपको दिखे ही नहीं, सही है दिख रहा है। इस वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगी। तो आप परेशान ना हो कि डायरेक्ट कैसे कर दिया, मैं बताता हूँ। जो ये वाली टर्म है ना 2 डेल एक्स स्क्वायर, इसको तो इस साइड ले जाओ, जैसे ही ले जाएंगे ये तो आ जाएगी नेगेटिव टर्म में, ठीक है। इतना हो गया, अब भूल जाओ। अब बाकी बची टर्म ये और ये वाली टर्म, तो देखिए एक बार इधर अपन फिर से रफ वर्क करते हैं अपना। डेल स्क्वायर, इधर क्या था अपने पास वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और वापस ये भी आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव में वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास माइनस 2 डेल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे कैसे, तो इसको छोड़ दो, इसको सोल्व करना है हमें। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 4 हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 2y डी बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2y डी बाई 2। कैंसिल 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 कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा अपने पास डेल स्क्वायर माइनस 2y डी इक्वल टू 2 डेल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। यही टर्म अपने पास यहाँ आई है। तो ये रफ वर्क मतलब कि किसी को और समझ में आया हो तो देख लें यहाँ पे। इसका तो हमने क्या किया, इस तरफ पक्षांतरण कर दिया, और इसका क्या किया, इस तरफ पक्षांतरण कर दिया। और जैसे ही पक्षांतरण किया इन दोनों का जो स्क्वायर था उसको खोल दिया, और जैसे ही खोलेंगे हम तो हमारे पास ये टर्म आएगी जिनमें से ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 2 से 2 कैंसिल, इससे भी 2 से 2 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2। डेल स्क्वायर माइनस 2y डी इक्वल टू माइनस 2 डेल एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। वीडियो पॉज कर लेना और आराम से उतार लेना। इधर से मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, डेल स्क्वायर माइनस 2y डी इक्वल टू 2 माइनस डेल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर कौन सी थी आप दे देना याद करके। अब मैंने तो मिटा दिया सब कुछ, तो आप इक्वेशन डाल देना और इस लिखिए इक्वेशन का जो भी इक्वेशन का वर्क करने पर वर्क कीजिए। अब इसका जैसे ही वर्क करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिए एक बार। इसमें a माइनस वी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो डेल स्क्वायर डेल की पावर 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ये प्लस में आएगा 2 ए बी यानी कि 2 2 4 डेल स्क्वायर वाई डी इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर, सॉरी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या टर्म बचेगी लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बचेगी हमारे पास। ये टर्म बच गई। कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लो एक बार। अब इसको सोल्व करते हैं आगे।
4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर 4 डेल स्क्वायर वाई डी इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता जाता हूँ, इसको मिटा लेते हैं। ये उतार लेना आप, पीछे जाके एक बार वीडियो पॉज करके फिर उतार लेना। ये हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 वाई डी और ये 2। तो अब ये 4 डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर मिटा दो इसको भी, प्लस 4 डेल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, इसको भी मिटा दो। बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4 डेल स्क्वायर वाई और डी, इसको भी मिटा दो। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये कैसे डायरेक्ट किया है, अगर फिर से ना समझ में आए तो एक बार उधर समझा देता हूँ मैं आपको। जल्दी देख लीजिए एक बार, ये माँ का काम में ले लेता है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलिए, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 वाई डी बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये इसमें है 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी की पावर 2 4 माइनस वाई डी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 डेल स्क्वायर डी नहीं है, प्लस 4 डेल स्क्वायर डी स्क्वायर 4 माइनस 4 डेल स्क्वायर 4 डी। यही है अपने पास, 4 डेल स्क्वायर, ये 4 डेल स्क्वायर वाई, 4 डेल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन वाई 4 और 4 डेल स्क्वायर वाई डी। तो देखिए एक बार, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये वाई देखिए एक बार, 4 वाई डी स्क्वायर और अपना कहाँ गया, 4 डेल स्क्वायर है, ये नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो देखिए क्या 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 मिलेगा हमें, उतारिए एक बार फटाफट। ये मिल गया हमें डेल स्क्वायर 4 डेल स्क्वायर बाई 4 डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर 4। ये प्राप्त हो गया। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए एक बार, डेल की पावर हमें क्या प्राप्त हो रही है, 4, क्या प्राप्त हो रही है, 4। कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखिए एक बार, 4 वाई स्क्वायर, यानी कि 4 वाई स्क्वायर इधर से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। पक्षांतरण करो एक बार, वाई वाली फॉर्म का इधर पक्षांतरण करो, डेल स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, तो 4 वाई डेल स्क्वायर और ये वाली। ठीक है, जैसे ये हो जाएगी, इधर बची ये, इस वाली टर्म को जैसे कौन सी है, डेल स्क्वायर 4 डेल स्क्वायर वाई डी, तो ये 4 डेल स्क्वायर वाई डी, 4 डेल स्क्वायर वाई डी, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। बचा क्या, ये भी कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा इसका 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। क्या बचेगा, डेल स्क्वायर और डी स्क्वायर, क्योंकि ये 4 तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर।
ठीक है। इधर से कॉमन लेते हैं क्या, y, तो जैसे डेल स्क्वायर प्लस 4y² कॉमन ले लिया तो बचा क्या, डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, और ये अपने पास डेल 4 है, क्या है ये, डेल 4 है। तो अपने पास क्या बन गया, ये वाली टर्म बन गई डी स्क्वायर डेल स्क्वायर, और इधर इसको अगर पक्षांतरण कर ले तो ये हो जाएगा माइनस का डेल की पावर 4। तो ऐसे ही करते हैं अपन, क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको पूरा, 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और डी स्क्वायर, इस वाली टर्म को इस तरफ ले लेते हैं, 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ये खोलने में, मेलने में, और ये फिर इसमें से जो ये कॉमन वगैरह लेने में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। 4y² डी स्क्वायर माइनस ये डेल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए डी स्क्वायर माइनस डेल की पावर 4 का स्क्वायर, कॉमन आ रहा है कुछ उसमें से, 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y² डी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन, सॉरी इक्वल, डेल स्क्वायर कॉमन लेंगे, डेल स्क्वायर तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर माइनस ये हो गया अपना डेल स्क्वायर। अब इससे क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक बार तुम लोग, इसको थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं, जैसे 4y² को पहले ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरफ से मिटा देता हूँ। अब वीडियो को पॉज करना, आप आराम से उतार लेना, इसमें कुछ ही नहीं करना, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो और लेकिन वो कैसी वाली है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। इसीलिए हमने क्या किया था उस वक्त, जो d था उसकी जगह हमने क्या कर लिया था x, अगर d आता तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। और d का फिर दूसरा रीजन कौन सा था कि हमने p के जो निर्देशांक है वो x की फॉर्म में मान लिए थे, अगर वो dy होते तब तो फिर हमें क्या लेना पड़ता, d ही लेना पड़ता, लेकिन हमने वहाँ क्या कर लिया, x मान लिया, इस वजह से भी कंपलसरी हो गया कि हमें x ही लेना था। और जो इससे सबसे पहले लिखा था कि फ्रिंजों की चौड़ाई याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्तीय निर्देशांक तंत्र, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही अज्यूम करना होगा, ये कंपलसरी कंडीशन थी उसके लिए। इसको थोड़ा साफ कर ले ताकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है अपना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो एक बार, अब इसको पूरे को इस तरफ ले जाएंगे, जैसे पूरे को इस तरफ ले जाएंगे तो देखना क्या होगा, 4y² ये डी स्क्वायर डेल स्क्वायर ये डेल स्क्वायर डी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर, 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ये डेल स्क्वायर इक्वल टू 1, डेल से डेल कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ना वो इसके बॉटम में ले आते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये 4 होगा, 4 को अगर सोल्व करेंगे तो वापस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन y का स्क्वायर और ये हो गया डेल स्क्वायर बाई 4, और जैसे इसको सोल्व करेंगे 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4y² हो जाएगा। इसमें वैसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1।
थोड़ा तिरछा हो गया, खैर कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा है ना आप लोगों को, साफ से दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, यहाँ तक आ गया। अब ये देख लिए, ये देख लिया अपन ने, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि इस वाले मार्कर से लिखता हूँ तब दिखेगा आपको अच्छे से। इसको करता हूँ मैं से वाई का स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर 4 माइनस ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ध्यान से देखिए एक बार इस इक्वेशन को। मैथ मतलब 12th में तुम लोगों ने मैथ अच्छे से पढ़ी है, अभी अभी तुम लोगों की एग्ज़ाम लगी है, मतलब एग्ज़ाम लगे तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन फिर भी जनरली मतलब कि पढ़ा हुआ ही है। किसका समीकरण है ये, किसका समीकरण है, देखिए एक बार। ये समीकरण है, इसको इक्वेशन दे देना और फिर लिख देना इक्वेशन अति परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, अति परवलय का समीकरण है। तो एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ क्या किया, कि जो हमारे पास यहाँ तक तो कोई आपको कन्फ्यूजन था नहीं, तो यहाँ से क्या किया, वर्क किया, वर्क करते ही इसको क्या किस a माइनस बी वाली से खोला, तो a स्क्वायर ये लो, b स्क्वायर ये लो, 2ab ये ले लिया। अब इसको किससे खोला, इसको जैसे ही खोला तो क्या हुआ, ये लो ये लिए। यहाँ तक मैंने आपको समझा ही दिया था वहाँ पे कि कैसे खोला यहाँ तक। फिर ये डेल स्क्वायर, इसको यहाँ पक्षांतरण कर लिया, हो गया ये डेल स्क्वायर वाई डी और डेल स्क्वायर वाई डी, दोनों अपोजिट साइन यानी कि सेम साइन, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम साइन से। ये डेल स्क्वायर 4 और ये डेल स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बचा ये बचा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ये। अब देखिए इधर डेल स्क्वायर है डी स्क्वायर, इधर डेल की पावर 4 है, तो जैसे ही इस तरफ लेंगे तो डेल स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना इसमें से, तो इस वाले टर्म को इधर ले लिया, और ये तो ऐसे एज इट इज़ है ही, इसमें से ले लिया डेल स्क्वायर कॉमन। जैसे ये टर्म आ गई, ये टर्म, इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लिया, पॉजिटिव फिर नेगेटिव ये, फिर इसको कर दिया इस पूरे टर्म से डिवाइडेड करते ही ये कट गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, ये 4 है इसके बॉटम में ले आए, और जैसे इसको सोल्व करेंगे ये 4 मल्टीप्लाई में चले जाएगा इस साइड, क्योंकि ये 4 हमने क्यों लिया है, ताकि ये समीकरण किसका बना दे हम लोग, अति परवलय का समीकरण बना दे, इस वजह से हमने ये लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ ही जाए समझने में तो आप कमेंट करना कि सारी मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोबारा से आऊँगा, इसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा, मतलब आऊँगा तो मैं रोज़ ही, लेकिन दोबारा इसी चैप्टर पे आऊँगा और फिर ये पढ़ाऊँगा। उसके बाद में फिर जो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे अब लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। अतः स्पष्ट है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति अति परवलयाकार होती है। यदि निर्देशांक x y, एक मिनट, यदि निर्देशांक x y एक बृहद संख्या हो तो वह संख्या यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या हो तो उनके अंतर को शून्य मान सकते हैं, इन दोनों का जो अंतर है उसको शून्य मान सकते हैं। और जैसे शून्य मानेंगे क्या होगा, अब मैं मिटा देता हूँ इस तरफ का, आपने पोज करके उतार लेना आराम से। काफ़ी बार साइड में हो गया मैं, तो अब दोबारा बार साइड में होने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं।
ठीक है, इतना ही चाहिए था अपने को। अब एक बार देखिए, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पूरा ही कर देता हूँ मैं। क्या किया, इनका अंदर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल स्क्वायर की भाई 4 इक्वल टू 0। इसको जीरो कर दो तो जीरो करते हमारे पास क्या बचेगा, 4 को जीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0। ये हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यहाँ से y का मान निकाल लो। जैसे ही y का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक बार। पहले तो इसको इस तरफ ले जाऊँ, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर। y का मान निकालेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया y का मान। क्या आ गया, y का मान। और जैसे ही y का मान निकालेंगे तो अब इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, ये 0 इधर आ ही जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल एक्स डी स्क्वायर डेल स्क्वायर की पावर हाफ 1/2। तो अब क्या देखेंगे, अब देखें कि d, इसको ये ले लेते हैं, वेरी वेरी ग्रेटर देन इफ़ डाल के लिख लीजिए आप, d वेरी 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 ग्रेटर देन डेल। तो ये डेल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर प्लस माइनस डेल एक्स इसकी पावर डी स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये डी प्राप्त हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डी। या फिर इसको इस तरह में भी लिख सकते हो तुम लोग, प्लस माइनस डेल बाई स्मॉल डी एक्स। ये प्राप्त हो गई हमें। क्या देखिए, कुछ प्राप्त हुआ है। ये किसी के इक्वल है, ये समीकरण किसी का है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा का समीकरण क्या बोलते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस माइनस। तो ये किसका समीकरण आ गया, सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए यूं, अतः स्पष्ट है कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है इससे, इस वाले समीकरण से हमने स्पष्ट किया है कि जो फ्रिंजों की आकृति है वो कैसी होती है, परवलयाकार होती है। तो उस वाले से क्या स्पष्ट करेंगे, देखिए एक बार क्या स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट होता है इससे, देखो एक बार। जब ये अति परवलयाकार थी तो फ्रिंजों की आकृति कैसी होगी, अति परवलयाकार हो गई, अति परवलय का समीकरण आने के बाद में। तो अगर ये सरल रेखा का समीकरण आया है तो इससे क्या स्पष्ट होगा, देखिए अतः स्पष्ट होता है कि, लिखिए अतः स्पष्ट होता है कि, लिखिए अतः स्पष्ट होता है कि फ्रिंजों की आकृति सरल रेखीय भी प्राप्त हो सकती है। क्या प्राप्त हो सकती है, सरल रेखीय भी प्राप्त हो सकती है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अतः इससे स्पष्ट होता है कि फ्रिंजों की आकृति सरल रेखीय भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, सरल रेखीय भी हो सकती है। यह हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, फ्रिंजों की आकृति। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिल्म के बारे में। फिल्म पानी की होगी या हवा की
जो जैसी भी फिल्म होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिल्मों में ही क्या पढ़ेंगे, हम व्यतिकरण पढ़ेंगे। जो फिल्मों में व्यतिकरण होगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया आपकी। ये मान लीजिए आपकी ये जो अपनी यूनिट चल रही थी ना, इसका ये लो, इस फर्स्ट यूनिट, आज तो मार्कर ही नहीं चल रहे, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है यहाँ तक अपन ने 75% कवर कर लिया है। बाकी का जो 25% है 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट 2 क्लास, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। लास्ट 2 क्लासों में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे जो अपनी नेक्स्ट, जैसे अपना इसमें बचा क्या क्या है, अभी फिल्म बची है और वो न्यूटन रिंग्स बची है, और न्यूटन का कुछ था वो मापी वगैरह। इसमें देख लेता हूँ मैं क्या है, बुक है ना अपने पास, बुक में तो सारा सिलेबस दे ही रखा है। फ्रेनल वाला तो करना ही नहीं है अपने को। ओ समझ गया, माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये 2-3 पढ़ने हैं बस। फिल्म के बारे में पढ़ना है, न्यूटन रिंग के बारे में पढ़ना है, और माइकलसन व्यतिकरण मापी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे इनको कुछ नहीं करना है, वो 0 के बराबर कर देगा, और जैसे ही 0 के बराबर करेगा 4 × 0 से होके 0 हो जाएगा, और फिर इससे हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट उठाएंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर रूट जाएगा, लेकिन इसके स्क्वायर में कुछ है नहीं तो इसकी पावर में हाफ आ जाएगी। और जब ये d वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा हो जाएगा, तो डेल का मान जैसे वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मान लिया कि ये 1 है 0.001 ऐसे, तो ये मान कैसे प्राप्त होगा, हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो फिर ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट इसलिए किया है ताकि ये किसकी तरह दिखे, इसकी तरह, समझ गए। और जैसे ये मिलेगा तो हमें मिल जाएगा सरल रेखा। तो हमने 2 तरह से 2 चीज़ें प्रूफ कर दी कि फ्रिंजो क्या करती। फर्स्ट वाली इक्वेशन से तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि अतः पलवराकार हो सकती है, और जो सेकंड वाला इक्वेशन आई उससे क्या मिलता है हमें कि सरल रेखा का जो समीकरण हो फ्रिंजो क्या करती होती है, वो सरल रेखीय भी हो सकती है, यानी कि सरल रेखा जैसी भी हो सकती है। तो आपकी ये फ्रिंजो क्या करती कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आप आराम से पढ़िए। थैंक यू।